दुनिया भर में हुकूमतें बदलती हैं, कहीं वोट के जरिए, कहीं अवामी जदोजहद के जरिए। कई हुक्मरान खुद को खुदा समझने लगते हैं तो वहाँ के अवाम मज़ाहमत का रास्ता अपनाते हैं। तवील और मुद्दती इक़्तिदार से अवाम उकता जाते हैं। कहीं नाकिस पॉलिसी पर अवाम भड़क उठते हैं, या ऐसा भी होता है कई डिक्टेटर्स अवाम को कुचल कर इक़्तिदार को तोल देते हैं। लेकिन इनका इक़्तिदार तब तक ही कायम रहता है जब तक बैरूनी क़ुव्वतें अपने मफादात के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों के मफादात के मुहाफिज बनकर वो इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं। जब तक ताकतों के मफादात पूरे नहीं होते तो वो अवाम के नाम पर ही अपनी कठपुतली लीडर्स घड़कर अवाम पर नए डिक्टेटर्स बनाकर मुसल्लत कर देते हैं। अवाम को लगता है कि इनकी जीत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है। इन्हें इससे भी बदतर हालात का सामना करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज की आदतें इनको आलमी आकाओं के मफादात के लिए झोंक देती हैं। अरब स्प्रिंग के नाम से उठने वाली लहरें आज तक महसूस की जा रही हैं। हालिया दिनों में बशार अल असद का 12 रोजा बगावत के नतीजे में इक़्तिदार से हटना इसी का एक तसलसल है। ऐसे गुज़िश्ता चंद सालों में कौन कौन इक़्तिदार से हटा और कैसे कहां फौज ने शब खून मारा, इसके नतीजे में आने वाली हुकूमतों ने अवाम को क्या दिया, आइए इस वीडियो में इसका जायजा लेते हैं। 2011 में अरब स्प्रिंग का आगाज होता है और सबसे पहला मुल्क जो इसका निशाना बनता है में अवामी एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है, जिसकी बुनियाद बेरोजगारी और गुर्बत को बना दिया जाता है। इसके नतीजे में ज़ैनुल आबिदीन बिन अली का 24 साला इक़्तिदार अपने इख्तिताम को पहुंचता है और इसे सऊदी अरब जाकर पनाह लेनी पड़ती है। इसके जाने के बाद मोडेस्ट इस्लामिक पार्टी इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाती है और नए आइन पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन 2013 में जब सेकुलर अपोजिशन लीडर को असैसिनेट किया जाता है तो इसके बाद एहतजाज का एक बार फिर से आगाज होता है और नई हुकूमत का भी तख्ता उलट जाता है। फिर 2014 में नया आइन बनता है और कैड सदर मुंतखब हो जाते हैं। इसके बाद ट्यूनिस में दहशतगर्दी की एक शानदार लहर का आगाज होता है जो आज तक जारी है। तब से लेकर अब तक ये मुल्क सियासी और माशी तौर पर मुसलसल गैर मुस्तहकम रहा है। मिस्र यानी इजिप्ट, 11 फरवरी 2011 को मिस्र में हुस्नी मुबारक के 30 साला दौर का इख्तिताम होता है और अवाम के साथ साथ मिलिट्री भी हुस्नी मुबारक के खिलाफ हो जाती है। हुस्नी मुबारक के बाद मिलिट्री हुकूमत संभाल लेती है, जिसके बाद मोहम्मद मोरसी इंतखाबात जीत कर इक़्तिदार में आते हैं। लेकिन ठीक एक साल बाद ही मिलिट्री बगावत के नतीजे में इन्हें भी इक़्तिदार से हटा दिया जाता है और 17 जून 2019 में वो ज़ेर हिरासत थे जब इनका इंतकाल हो गया। 2014 से अब तक अब्दुल फतेह असीसी बतौर डिक्टेटर मिस्र पर हुकूमत कर रहे हैं। याद रहे कि अब्दुल फतेह असीसी भी साबिक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। लीबिया, अक्टूबर 2011 को मुअम्मर कदाफी के 32 साला दौर और इनकी जिंदगी का दर्दनाक इख्तिताम होता है। इसे अवाम सड़कों पर घसीट घसीट कर बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। कदाफी के दौर में लीबिया दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता था। सब खुशहाल थे, यहां तक कि कदाफी वेस्ट को भी ललकार दिया करते थे। लेकिन लीबिया के अवाम को शायद ये नहीं था पता कि कदाफी की मौत जमहूरियत का आगाज नहीं बल्कि इनकी खुशहाली का इख्तिताम साबित होगी और आज लीबिया दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में शामिल होता है। यमन, अली अब्दुल सालेह का 34 साला दौर इक़्तिदार का भी 2012 में इख्तिताम हुआ। इसके बाद से लेकर अब तक यमन शदीद माशी और सियासी बहरान का शिकार है और वहाँ एक लंबे अरसे से खाना जंगी जारी है। अभी कुछ ही दिन पहले अल असद खानदान के 50 साला दौर का भी इख्तिताम हो गया और इसमें वही वजह बनी जो मैं पहले वाक़यात बयान कर चुका हूँ, यानी अवाम के एहतजाज और मिलिट्री की मुखालफत। अब सवाल यह पैदा होता है कि कुछ ही दिनों में दहाइयों की हुकूमतें कैसे खत्म हो जाती हैं, अवाम के एहतजाज के पीछे किसकी फंडिंग होती है और मिलिट्री को हुकूमत के खिलाफ करने वाला कौन होता है। इस सवाल का जवाब सिंपल है, यानी वो कुव्वतें जिन्हें इससे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है, यानी अमरीकी साम्राज्य, जो कि बतौर सुपर पावर अपनी आखिरी दिहाइयां गुजार रहा है और इन ममालिक को गैर मुस्तहकम रखना इसके लिए सबसे बेहतर है।